बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं उनसे शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का फर्स्ट लेग कंप्लीट हो चुका है। लाहौर से अब सारी टीम जो है वो कराची पहुंच चुकी। आज रेस्ट डे था। कल से कराची में नेशनल स्टेडियम कराची में दोबारा से पाकिस्तान सुपर लीग की जो रौनकें हैं वो बहाल हो जाएंगी और दोबारा से मैचेस का आगाज़ हो जाएगा। फर्स्ट लेग में हमने देखा कि 5 मैचेस मुल्तान ने खेले, जिसमें से 4 जीता। कराची ने 3 खेले, इस्लामाबाद ने 4 खेले, लाहौर ने 3, पेशावर ज़ल्मी ने महज 2 मैचेस लाहौर में खेले हैं। इसके अलावा कोयटा लीडर्स 4, रावलपिंडी 4, हैदराबाद किंग्समैन ने 3 मैचेस खेले। इस पॉइंट टेबल को तो हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। कल जो आखिरी मैच खेला गया लाहौर लेग की फर्स्ट लेग का, उसमें रावलपिंडी को एक मरतबा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 4 मैचेस खेली रिजवान की कप्तानी में, चारों मैचेस हार गई है और कल 183 रन का हदफ जो है वो दिया गया था। ये कोई कम टोटल लग नहीं रहा था प्रेरली, लेकिन 7 विकेटों से शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान जो है वो अनबीटन चल रही है। अगर वो एक स्ट्रीक देखी जाए पहला मैच आने के बाद, उसके बाद उन्होंने मुसलसल जो है वो फतवात का सिलसिला जारी रखे हुए है। अच्छा, अब फिर अगेन इस पर बात होगी कि बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा वीक है रावलपिंडीज़ का। इस पर आगे चल के अच्छा बात करते हैं। साथ ही साथ एक दो और चीज़ें ऐसी हैं जिसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि चलते टूर्नामेंट में डेविड वार्नर जो है वो छुट्टियां गुजारने के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। ठीक है, टूर्नामेंट चल रहा था, छुट्टियां गुजारने के लिए, हालांकि ये भी छुट्टियों को ही इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, बट वो वापस उधर गए हैं और वहाँ पर उनको ड्रिंक एंड ड्राइव की सूरत हाल में उनको अरेस्ट करके और जो है उनको अब जुर्माना होगा, 7 मई को उनको पेश किया जाएगा और कभी इम्कान है कि वो शायद अब वापस पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन ना कर पाएँ। साथ ही साथ यूनुस खान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान है। तो अब जो खबर है वो ये है कि साबिक कप्तान जो है यूनुस खान, वो सिंध में क्रिकेट के फ़रोग का उन्होंने बेड़ा उठा लिया है और यूनुस खान सिंध हुकूमत के साथ अकेडमीज़ और नए टैलेंट के फ़रोग पर काम करेंगे, जिसमें जावेद मियादाद, राशिद लतीफ़, मोइन खान भी उनकी मुआवनत करेंगे। ठीक है जी, ये यूनुस खान के हवाले से खबर है। साथ ही साथ IPL के हवाले से खबर है ये है कि केविन पीटरसन ने कहा कि IPL ने मेरा करियर ख़त्म किया। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने IPL खेला। 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेलने पर इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए थे। वो दिन और आज का दिन उनका सबसे बड़ी गलती IPL खेलना। ना सिर्फ ये बल्कि मल्टीपल और भी प्लेयर्स इस तरह से कह चुके हैं और जो पिछला सीज़न गुजरा उसके बाद बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने IPL ना खेलने का फैसला किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियन भी थे, वेस्ट इंडियंस भी थे, इंग्लिश प्लेयर्स भी थे कि हमने नहीं खेलना क्योंकि वो तो एक प्रॉपर जेल है। एक बड़ा 3 महीने का टूर्नामेंट है, पैसे कम, ये एडम जंपा भी कह चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद शकीबुल हसन ने कह दिया कि मैं दोबारा खेलना चाहता हूं क्रिकेट बांग्लादेश की तरफ से। 39 साल मेरी एज हो गई है, तो हो सकता है मैं दोबारा टीम की नुमाइंदगी करूं। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब और दीगर एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद सईद साहब, पॉइंट्स टेबल से हम आ जाते हैं। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त सरे फहरिस्त है जी मुल्तान सुल्तान, जिसने कल भी अपना मैच जीता है और ये बैक टू बैक मैचेस खेले और बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हारे, 8 पॉइंट के साथ इस वक्त टेबल को टॉप कर रहे हैं। दूसरे वे कराची किंग्स है। आगे की सूरत हाल जरा एक्सप्लेन करें ना। देखें सब, ये PSL का जो 11वां एडिशन है, इसमें पहली बार जो है वो 8 टीमें शामिल की गई और 2 जो नई टीमें जिनका एडिशन हुआ था रावलपिंडी और हैदराबाद किंग्समैन की सूरत में, उनको मिलाकर 8 टीमों के साथ ये पहला एडिशन है जो PSL का हो रहा है। इसका जो पहला मरहला है जो लाहौर में खेला गया कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसमें अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मतलब 3 टीमें ऐसी हैं कि जो हमें नज़र आ रही हैं कि वो सेल थ्रू कर रही हैं। अब तक वो तमाम मैचेस जो उन्हें जीते भी हैं, न सिर्फ ये कि जीते हैं बल्कि कन्विंसिंगली जीते हैं। उन 3 टीमों में मुल्तान सुल्तान शामिल है, कराची किंग्स शामिल है और इस्लामाबाद यूनाइटेड शामिल है। ये 3 टीमें जब मैदान में नजर आती हैं तो आपको लगता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन उनको मिल गया है जिसमें वो डोमिनेट करती हैं अपनी टीमों को। और ऐसा नहीं है कि उन्हें तमाम मैचेस जो है वो चेज़ करके जीते हैं। जैसे लाहौर में चूँकि चेज़ की टीम को ज़्यादा इसमें एज हासिल रहा है PSL में ड्यू फैक्टर की वजह से, लेकिन उन्होंने पहले बॉलिंग करके भी जो है वो मैच जीते हैं और बाद में बॉलिंग करके मैच जीते हैं। तो ये 3 टीमें ऐसी हैं कि जो आपको कम्पैक्ट नज़र आती हैं, हर तरह की सिचुएशन का उनके पास कोई ना कोई आंसर मौजूद होता है। लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं। अब तक उन्हें 3 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 1 मैच वो हारे हैं गो के। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इन्हें सारे मैच जो है वो आगे अब शिफ्ट हो जाने हैं कराची में। तो जो 3 मैच उनको अवेलेबल थे अपने होम पर, अगर वो तीनों जीत जाते तो शायद वो इसे थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में होते, लेकिन अब वो चूंकि 1 मैच हारे हैं तो उनके 3 मैचेस के बाद जो है वो 4 पॉइंट है। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं कोई वरी क्रिएट करे नीचे वाली टीमों में से कोई एक टीम जो क्लिक कर जाए लेटर स्टेजेस के ऊपर टूर्नामेंट की, तो हो सकता है कि लाहौर के लिए वो परेशानी का बाइस बने। पेशावर ज़ल्मी ने अब तक सिर्फ 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 मैच वो जीते हैं और 1 मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट था।
तो यहाँ पर अगेन लाहौर में क्राउड इस दफ़ा वैसे नहीं आया, लेकिन लाहौर के अंदर बाबर आजम को खेलने का मौका देना, उनको खेलते हुए देखना, ये जाहिर है कि शायकीन टीवी पर देख ही सकते थे। बाबर आजम एक ऐसे स्टार हैं कि जिनको देखने के लोग कहीं ना कहीं अभी भी इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों के अंदर। तो 2 मैच जहाँ पे शहाद ज़ल्मी को सिर्फ मिले हैं लाहौर कलंदर से लाहौर के स्टेडियम में, और उन्होंने 3 पॉइंट हासिल किए हैं। अभी उनको बहुत सारे मैच खेलना है। लाहौर, ये जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है, ये हो सकता है कि लाहौर और पेशावर, ये जो चौथा स्पॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाहौर और पेशावर में शायद इसके लिए कुटाई पड़ सकती है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें तो एक मैच गो के वो जीते हैं, लेकिन उसके बाद वाले जो मैचेस हैं उसमें कोई ऐसी कन्वेंशन सूरत हाल नज़र नहीं आई है हमें। ख़ास तौर पर उनकी बॉलिंग के अंदर हमें वो डेप्थ नज़र नहीं आती जो हाँ, एक बात और यहाँ पर ज़रूर है कि क्वेटा एक ऐसी टीम है कि जिसको कराची की पिच इसलिए सूट कर सकती है कि कराची में ये जो 2 स्पिनर हैं इनके, अबरार अहमद और उस्मान तारिक, ये अगर अपनी मिस्ट्री स्पिन का बेहतर इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं कराची कंडीशन में, तो क्वेटा एक ऐसी टीम है कि जो टसल दे सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये साथ में 8वें नंबर पे जो टीम मौजूद है उनको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जरूरत शायद इसलिए भी है कि अभी ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई ऐसी स्ट्रीक बने कि वो 6 मैच इकट्ठे जीत जाएं और वो टॉप 2-3 में ना आए, 4th पोजीशन के ऊपर आ जाएं। अच्छा। लेकिन इन दोनों टीमों की जो कारकर्दगी है, जो नजर आता है विजिबली जब ये जाते हैं ग्राउंड के अंदर, उसमें अभी तक हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है कि हम ये कहें कि ये बिल्कुल रन थ्रू कर जाएंगे। लेकिन ये 2 टीमें अभी भी कंटेंशन में किसी न किसी अंदाज में हैं। इरफान ज़हीर साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम हमजा, कैसे अभी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये टेबल डिस्कस कर रहे थे जिसमें बॉटम पर है रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन, दोनों बड़ी तगड़ी माली लिहाज से देखा जाए तो बड़ी तगड़ी टीमें थी, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया टेप पर, लेकिन इन दोनों टीम्स की शायद सिलेक्शन जो है वो सही तरह से ऑन मेरिट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से रावलपिंडीज ने 4 मैचेस खेले, 4 हार गए, हैदराबाद ने 3 खेले, 3 हार गए, -2 के साथ हैदराबाद है, -1 के साथ रावलपिंडीज है। कल का मैच भी 182 कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। अगर एक प्रॉपर क्रिकेट खेली जाती तो ये जो है इसको डिफेंड करने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन 3 विकेटों पर ही मुल्तान सुल्तान ने इसको कर लिया। आपके नजदीक क्या लगता है, रावलपिंडीज कहाँ मसला आ रहा है आखिर? कप्तानी में मसला आ रहा है, बैटिंग अच्छी चल रही है, बॉलिंग में मसला आ रहा है, फील्डिंग में क्या चल क्या रहा है वैसे? देखिए हमजा, मसला एक चीज का नहीं है, मसले इनके मल्टीपल हैं। और अगर आप इन दोनों टीमों की जो बात करते हैं, हैदराबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, तो जब ये ऑनर्स टीम सेलेक्ट करते हैं, शायद मैंने पहले भी एक दफा आपके शो में बात कर रहा था कि आपको कई दफा बड़े नामों की बजाय परफॉर्मर को देखना पड़ चाहिए। और होता क्या है कि ये जो फ्रेंचाइज ओनर है, ये शायद उस तरह रेगुलर क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे होते। फैन तो जरूर होते हैं क्रिकेट के, इनकी अफेक्शन का लेवल या इस गेम के साथ मोहब्बत जो है उस पर तो कोई डाउट नहीं होता। बट वो जो आपके करंट जो आपके लोकल प्लेयर होते हैं, शायद कई दफा ये उनको भी नहीं देख रहे होते कौन सा फॉर्म में है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये बड़े नामों को पिक करने की कोशिश करते हैं, बट इवेंचुअली होता क्या है कि आपकी जो पीक होती है कई दफा क्रिकेट के अंदर, वो भी बड़ी मैटर करती है, आपकी फॉर्म बहुत मैटर करती है। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, तो हैदराबाद का तो हमें बड़े क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि हैदराबाद की बॉलिंग तो पहले ही बड़ी वीक थी, और पहले डे फर्स्ट से हम कह रहे थे कि बैटर तो इन्होंने सारे पिक कर लिए, बट बॉलिंग में इनके पास कोई ऐसा नाम नहीं है। तो एग्जैक्टली दैट हैपेंड एज वेल। फिर इसी तरह अगर आप पिंडी की बात करते हैं, तो पिंडी में आपको लगता है तो यही है कि इन्होंने बैलेंस टीम ली है जी, अच्छा बैटर भी है, बॉलर भी है, बट आपकी जो क्लिक करने की बात है, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हो पा रहा। और इनिशियल मैचेस के अंदर इनको सबसे बड़ा डेंट ये मिला कि मोहम्मद आमिर और नसीम शाह दोनों ने 2-3 मैच ऐसे थे जो जिसमें सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और शायद विक्ट्री दिलवाएंगे, वो नहीं दिलवा पाए। आमिर थोड़ा सा बेहतर नजर आए हमें 1-2 मैचेस में, बट वो जो उनकी प्रीवियस जितने भी उनके आप पीएसएल के सीजन देखें, उससे इसका कंपैरिजन करते हैं तो नजर नहीं आता। फिर नसीम शाह की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो भी बाहर अब हो चुके हैं, पता नहीं रिमेनिंग मैचेस में कब तक ज्वाइन करेंगे, अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये एक इसका प्रेसिडेंट है कि जब आप कोई टीम सेलेक्ट करें तो आपने उन लोगों को लेना है जिनकी करंट फॉर्म अच्छी है। खासतौर पर हमेशा मैं कहता हूँ वो टीम सक्सेसफुल होती है किसी भी इवेंट के अंदर जिनके लोकल प्लेयर परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप मुल्तान सुल्तान को देखते हैं या कराची का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें लोकल लड़के भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप टॉप जैसे मैं अहमद साहब की और आपकी थोड़ी बात सुन रहा था, तो आपको क्लैरिटी से नजर आता है कि मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर, ये बाय लार्ज इंप्रूव साइड नजर आ रही है, बेहतर नजर आ रही है। अगर आप बाकी देखते हैं तो वो आपको नहीं लगता कि शायद वो इस कंपटीशन में कर पाएंगी। बट ये भी एक हिस्ट्री रही है पीएसएल की कि हर वेन्यू के ऊपर रिजल्ट डिफरेंट भी होता है। हमने बहुत दफा देखा कि जो टीमें लाहौर में अच्छा करती है वो कराची में नहीं करती या पिंडी में नहीं करती,
जब वो कहीं उधर करती नहीं है तो लाहौर में आके चेंज हो जाती है। जैसे लाहौर के अंदर का रिकॉर्ड लाहौर में इंटायरली डिफरेंट होता है, कराची में जाके डिफरेंट होता बिल्कुल है। ऐसे इसी ही। तरह कोयटा की भी आपने बिल्कुल ठीक बात की कि कोयटा का भी रिकॉर्ड कराची में अच्छा रहा, लाहौर में ऐसा सच नहीं रहा। तो जल्मी का एक मुझे साइड लगती है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, और जर्मी हो सकता है कि शायद किसी ना किसी जगह पे सरप्राइज कर दे। बाकी अगर आप देखते हैं तो कोयटा की टीम का बैलेंस है, लेकिन इनके टॉप ऑर्डर नहीं रन कर पा रहा। जब आपके टॉप 3 रन नहीं करते तो फिर आपको एक कहीं ना कहीं एक जोल्ट आता है और आपके लिए प्रॉब्लम आती है। तो बाकी 2 टीमें तो वैसे ही मेरा ख्याल है इनका इस पीएसएल में कोई खास फ्यूचर है नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कोई एक वन ऑफ ऑड विक्ट्री शायद मिल जाए, बट अगर आप समझेंगे कि ये प्ले ऑफ में आ जाएंगे तो वो मुझे जाते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरा हमदा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छा है जो मैं इरफान भाई, हमेशा एक इस क्वेश्चन पीएसएल में में अगर करता आपकी आ रहा हूँ। इजाजत से यहाँ ले लूं, एक क्वेश्चन में अगर आप जी जी आप इस ये आपने यंग टैलेंट की भी बात की है, मैं चाह रहा हूं कि अभी ये जो पॉइंट चूंकि डिस्कस हो रहा है तो ये यहाँ पर डिस्कस हो जाए। देखें, यंग टैलेंट को तो तब परफॉर्म करेगा ना कि जब उनको जगह मिले प्रॉपर 11 के अंदर। अभी पिंडीज की अगर हम बात करें तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप जरूर कमेंट करें कि अब्दुल्ला फजल के बारे में आप भी अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, देखते भी रहते हैं हम इन्हें पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। देखें, अब्दुल्ला फजल ने जितना भी रन किया वो सारा ओपन पे किया है। क्या ये नहीं होना चाहिए कि मोहम्मद रिजवान को 1-2 मैचेस के अंदर सैक्रिफाइस करके उनको आने? ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल प्रीवियस पीएसएल में भी, इस पीएसएल में हमें नजर आती हैं कि सीनियर प्लेयर जो हैं, जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, अपने आप को मनवा चुके हैं, उन्हें अब किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, वो लोग जगह नहीं छोड़ते उन बच्चों के लिए जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वो आकर परफॉर्म करेंगे और फ्यूचर में पाकिस्तान के स्टार बनेंगे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना चाहिए? इसको किस तरह जगह, यंग टैलेंट तभी परफॉर्म करेगा ना जब सीनियर जगह छोड़ेंगे उनके लिए। देखिए, ये आपने शायद ये जो मैं बात करने लगा था आपने उसी के क्वेश्चन कर दिया। मैं एग्जैक्टली इसी तरफ आ रहा था कि यही मैंने बोलने लगा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कहते दिल की बात आपने छीन ली। ये कि मैं आपने हर प्लेटफॉर्म पे अपने हर शो में जहां भी मैं बात कर रहा हूँ ये करता जा रहा हूँ कि आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बच्चा है जो परफॉर्म कर रहा है और आपके लिए अपनी टीम के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे मैं आपकी कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा कि साउथ शकील जो है, लास्ट सीजन में आपने देखा कि हसन नवाज आते हैं, वो ओपनर थे, साउथ शकील ने ओपन छीनी उनसे और उनको नंबर 5-6 पे भेजा। डिस्पाइट ऑफ इट उन्होंने परफॉर्म कर दिया 5-6 भी। ये एक वन ऑफ एक बड़ा मेरेकल कहना चाहिए कि इस तरह हो गया, नॉर्मली नहीं होता। फिर इस दफा ख्वाजा नौफे जो है, आपको याद होगा लास्ट सीजन में कई मैचेस में बाहर बैठे, कुछ में वो 5-4-5 पे आए। अभी भी एग्जैक्टली वो हो रहा है कि आपका कप्तान वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। एक मैच में उन्होंने ऐसा किया है, अल्लाह करे कि वो अपनी जगह छोड़े। दूसरी तरफ रिजवान की तरफ आ जाते हैं। रिजवान का 1.5-2 साल से परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है आपके सामने है। T20 से वो ड्रॉप हो चुके हैं, ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली डिक्लाइन है। इस पीएसएल के अंदर आज आपको दोनों सीजन में नजर आ रहा है कि वो अपने कोई इम्पैक्ट छोड़ ही नहीं पा रहे। बट डिस्पाइट ऑफ इट आपने स्टिक किया हुआ है कि मैंने ओपन करनी है, और आप यही सोचते जा रहे हैं कि जो अब्दुल्ला फजल है उसको मैं नीचे खिलाऊंगा। पहले 6ठे नंबर पे खिलाया, अब 4थे नंबर पे भेज रहे हैं। तो आप उस यंगस्टर को क्यों चांस नहीं दे रहे? फिर आगे फर्दर मोर आप बाबर आजम है, वो अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में खेल रहे हैं, अब वो 3रे या 4थे नंबर पे जा रहे हैं। चले आपका, मैं इसमें ना अहमद और हमजा एक बात मैं ना बहुत की और फिर एक दफा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पीसीबी से भी और तमाम फ्रेंचाइज ओनर से भी। देखें, ये आपकी लीग है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। क्या आप आपस में कोई किसी जगह पे हार्मनी क्रिएट नहीं कर सकते? क्या कोई लाइजन क्रिएट नहीं कर सकते कि अगर लेट्स अज्यूम, 2 चीजों का गिला है मेरा इस टाइम पाकिस्तान बोर्ड से भी और फ्रेंचाइज ओनर से भी। नंबर 1 ये है कि ये दुनिया की कोई किसी लीग के अंदर नहीं होता कि आपके अपने प्लेयर जो है वो कप्तान ना बने और आप गोरों को कप्तान ले ले। अब लबुशेन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक T20 मैच खेला है, आपने उसको इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का कप्तान लगा दिया। क्या आपके पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर बच्चा नहीं था? क्या साइम अयूब के पिछले साल से डिस्कशन नहीं हो रही कि इसको पाकिस्तान का वाइस कैप्टन होना चाहिए? और अगर आपने फ्यूचर में उसको देखना है तो वो कप्तानी करता। इसी तरह और भी कई लड़कों पे नाम पे बात कर सकते हैं। नंबर 1 कि आपका कप्तान पाकिस्तानी होना चाहिए, कोई गोरे से आप इंप्रेस होकर उसे कप्तान ना लगाएं। ठीक है, वो साथ उसको गाइड करे, लेके चले, ये इसकी आपकी होनी चाहिए। नंबर 2 आपका वो बैटर जिसका जो नंबर पाकिस्तानी टीम के अंदर है, खासतौर पे वो 15 प्लेयर या 20 प्लेयर जो पाकिस्तान की कंटेंशन के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर वो आपको लगता है कि वो टीम का परमानेंट मेंबर है, या चले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, आसान कर देता हूं मैं, वो जो लड़के हैं जिस नंबर पे खेलते हैं, जैसे बाबर आजम 3 पे खेलता है या हसन नवाज 5 पे खेलता है, फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका वो लीग के अंदर भी उसी नंबर पे खेलेगा। ये हो नहीं सकता कि इधर मैं कप्तान हूं तो मैंने किसी बच्चे को जगह नहीं देनी, मेरी मर्जी, मैं नहीं खिलाता, मैं उसको बाहर बिठाऊंगा, मैंने उसको ये बॉलिंग नहीं देनी,
ये आप जब तक कुछ स्टैंडर्ड जो है बेसिक फंडामेंटल नहीं करेंगे, और तीसरी बात जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि आपने बच्चों को चांस देना है। आप 5-6 साल से PSL इंटरनेशनल हर फोरम पे देख चुके हैं, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, और ये तो अल्लाह की ब्लेसिंग हुई है हमजा और अहमद के, हमने इस दफा लड़के मिल रहे हैं। हैदर अली के बाद 3 साल या 4 साल पहले हैदर अली आया था, उसके बाद आप मुझे बता दें कोई एक प्लेयर मिला आपको? नहीं मिला। इस दफा अल्लाह का ब्लेसिंग ऐसी है कि आपको समीर मनास आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है, शामिल हुसैन आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है, हसन नवाज लास्ट टाइम ही आपको उसकी ग्लिम्पसेस नजर आ गए थे, फिर इसी तरह अब्दुल्ला फजल के अंदर आपको स्पार्क नजर आ रहा है, फाद मनाज अपनी पीक की तरफ जा रहा है। तो ये 5-6 लड़के आपका पोटेंशियल है, खुदा रहा है इनको सेफगार्ड करें, इनको बनाएं, इनको लेके चलें। आप किस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं? ये दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं होती। आप ये देखें, अगर आप विराट कोहली की या रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा लोगों को अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए। आप ये देखें कि वो अपनी टीमों के अंदर एज ए प्लेयर खेल रहे हैं। रीजन इज बीइंग, क्या उनसे बड़ा कोई इंडिया में प्लेयर गुजरा है T20 फॉर्मेट में, या परफॉर्मेंस है, या इवन MS धोनी भी है जो शायद दुनिया का नंबर 1 कप्तान रहा है। वो देखे, वो अपनी टीमों में प्लेयर इसलिए खेल रहे हैं कि वो यंगस्टर तैयार करें। जब आप सेल्फिश हो जाएंगे, आज दो कि उनका भी मैं देख रहा था, एक KKR ने शायद रेहाने को कप्तान रखा हुआ है, मैं कई प्लेटफॉर्म पे, उसे भी मुझे समझ नहीं आई वो क्या। चले वन ऑफ बोंगी जो है ना, वो समझ आ जाती है, बट आप अगर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ये ऐसी चीजें करते हैं तो वो आपके इस क्रिकेट को, आपकी इस लीग को, और आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके यंगस्टर को डेंट करेगी। आपके शहजेब लड़का था लास्ट सीजन में, हमने बहुत बोला कि शुएब मलिक भी खेल रहे हैं। शुएब मलिक 43 की एज के अंदर उन्होंने कौन सा अपनी क्रिकेट सीखनी थी? ये बड़ी अच्छी बात है कि इस दफा वो आपको कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुछ जो बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, इसमें आपकी विल चाहिए और नेक नीति के साथ आपने आगे बढ़ना है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंचाइज ओनर से भी और अपने पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर से भी, देखें खुदारा आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। आपकी टीम अगर जीतेगी तो इवेंचुअली आपका नाम होगा। आप बच्चों को चांस दे, कल पीछे पास में जाए तो आपके लिए भी किसी ने स्पेस छोड़ी थी। और अगर आज इन बच्चों ने परफॉर्मेंस देके साबित कर रहे हैं कि दे आर बेटर देन यू, तो इस रियलिटी को आप काइंडली एक्सेप्ट कीजिए। आपने यही इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी सिस्टम में के साथ भी की। जब आप पाकिस्तानी टीम में भी थे तो आपने प्लेयरों को चांस नहीं दिया, जो बच्चे आते थे उसको डगों पे बैठाते थे, अगर आप सेलेक्ट करते थे तो उनको उनके नंबरों पे बारी नहीं देते थे आप। तो अब आप खुदा न खास्ता आप ये जो मामला चल रहा है इस तरह ना करें। मां सदाकत आपके पास, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, 3-4 बैटर हैं, 3-4 बॉलर हैं, इनको बनाइए, इनके साथ चलें। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है हमारी सबकी हम्बल रिक्वेस्ट है इनसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सारी सूरत हाल जो है वो इरफान भी ना 1 गो में सारा कुछ क्लियर कर दिया, और ये कप्तान वाली है वो डेफिनेटली इस पर इसको PCB को भी सोचना चाहिए। वैसे अहमद सही साहब, अगर मुल्तान सुल्तान में साहिबजादा फरहान को अगर कप्तान, बीइंग अ क्रिकेट फैन, अगर मैं चाहूँ एस्टन टर्नर कहाँ से आए और अचानक से कप्तान बन गए, तो यहाँ साहिबजादा फरहान को भी कप्तान बना सकते थे। या फिर ये जो मोहम्मद नवाज है जिसको हमारे लेजेंड कप्तान कहा करते थे, तो तू मेरा मैच विनर है, ठीक है, इसको मौका दे के देख लेते। क्यों हम एस्टन टर्नर की तरफ ही गए? और ये सवालिया निशान तो बहरहाल है, शायद इस वजह से कि फॉरेनर प्लेयर्स को हम कप्तान बनाएंगे तो हमें ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगा, वो ज़रा अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो ज़रा हमारी और ये सारी चीज़ें सारे इसलिए हो रही हैं कि आपने अपनी ब्रांड की वैल्यू में इजाफा करना है ना। लेकिन एक बात आप जो है ना, मतलब ये तय है एक बात, आपकी टीम्स अच्छा नहीं खेलेंगी तो ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी। ऐसे ही है, आपको ये कंपटीशन नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपको क्रिकेटिंग बेसिस के ऊपर इस ब्रांड की वैल्यू में इजाफा करना है। अदरवाइज आप जितने मर्जी ताने लेकर आए, जितने मर्जी बड़े नाम ले आए, जो मर्जी आप चक्का चौंध इसमें इकट्ठी करें, जो आप मतलब आपने जंगे बदल बदल के इसकी जो है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह काम होते हैं। लेकिन जब तक इस सारे तैयारी के नतीजे में, इस सारे प्रोसेस के नतीजे में अच्छी क्रिकेट नहीं मिलेगी, उस वक्त तक PSL ब्रांड नहीं बनेगा। और ये जो इन्होंने बात की है ना इरफान भाई ने, हम कल भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स की बहुत ज्यादा मुदाखलत है टेक्टिकल डिसीजंस के अंदर, टीम की फॉर्मेशन बनाने के अंदर, टीम की 11 बनाने के अंदर, टीम की कॉम्बिनेशन बनाने के अंदर जो इनकी बहुत ज्यादा से है, ये नहीं होनी चाहिए। इसको PCB को लिमिट करना पड़ेगा। और PCB जब इसको लिमिट करेगा तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि मामला उन लोगों के हाथ में जाएंगे जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे। मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं कि वो आकर ये काम किया करेंगे। होता ही है असल में, खास तौर पर हम
मतलब लाहौर कलंदर्स की बहुत ज़्यादा हम तारीफ़ करते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती हैं, इंगेज रखती है फैंस को, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने ही शायद ये प्रेसिडेंट सेट किया है कि ये जो ओनर्स की इंटरेक्शन है ड्रेसिंग रूम तक वो आ जाते हैं और वहाँ पर आकर जो है वो वाले डिसीजन जो उनके करने के नहीं है, इसलिए कि वो टीम के मालिक हैं। लेकिन आप अगर टीम के मालिक हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको क्रिकेट खिलाने की सेंस ही पैदा हो गई है जब तक आप उसमें से नहीं गुजरे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इन मालिकान की, इसको लिमिट करने के लिए पीसीबी को ये जो पीएसएल के एक रेगुलेशन बनाई हुई है, इसमें कोई ना कोई चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी। बहरहाल ठीक है जी, इस पर भी फर्दर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेना, वापस आते हैं तो जरा रावलपिंडी की बॉलिंग पर बात करेंगे, क्योंकि बड़े नाम है। आसिफ अफरीदी ने लास्ट ईयर लाहौर को रिप्रेजेंट किया था, अच्छा परफॉर्म किया था। मोहम्मद आमिर, कौन नहीं जानता कि ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनको भी ये वाला सीजन जो है ना वो मार पड़ रही है। और आमिर खान है कोई 4-44 है, रिशद हुसैन को कल 3 ओवर में 46 रन पड़ गए। इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक वास्ते। 11 के हवाले से, जिसमें आज आराम का दिन है, फर्स्ट लेग कंप्लीट हो चुकी है। लाहौर से तमाम टीमें जो हैं वो कराची में इस वक्त मौजूद है और कल से कराची की मुहिम का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज़ को डिस्कस कर रहे थे। रावलपिंडीज़ जो कि अपने 4 मैचेस खेले, चारों मैचेस हार गए। रिजवान की कप्तानी में ये टीम जो है मैदान में उतरती है और हर मैच में इसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो अहमद सईद साहब, बैटिंग की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान है टॉप पे, उसके बाद यासिर खान है, बहुत अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई है। पिछले एडिशन में भी हमने देखा, इसमें भी एक आधा इनिंग ऐसी खेली कि वो मेमोरेबल है। कामरान गुलाम है, देखें यहाँ तक तो बेहतरीन चल रहा है। अब्दुल्ला फजल है, इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया सीजन में। डेरल मिचल हैं, सैम ब्लिंग्स हैं, फोर्स्टर हैं, रिशद हुसैन हैं, आसिफ अफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं। ये सारे सूरत हाल के बावजूद मैच का हार जाना, कप्तानी का तो हमने कहा कि ये एक ब्लेम दिया जा सकता है। दूसरी बॉलिंग को अगर हम ब्लेम दें तो सर, आमिर जैसा बंदा यहाँ पे मौजूद है, रिशद हुसैन जैसा बंदा यहाँ पे मौजूद है, आसिफ अफरीदी जिसने लाहौर कलंदर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फ्रेंचाइज चेंज हुई, उनकी परफॉर्मेंसेज ही गायब होगी। देखें, रावलपिंडी के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम टीम शीट के ऊपर, जब मैच ये इवेंट शुरू होने से पहले जब हमने देखी थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार ये बहुत शानदार टीम बन गई है और ये अपने रिसोर्सेज जमा किए हुए हैं, ये रिसोर्सेज देखकर लगता है कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो वही बात दोबारा प्रूव हो गई कि आपको बड़े नामों के ऊपर नहीं जाना, आपको परफॉर्मर्स के ऊपर जाना है। कॉम्बिनेशन क्या, अब देखें ना कैसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। रिशद हुसैन स्पिन में तगड़े हैं, देखें आमिर मौजूद है, आसिफ अफरीदी स्पिन में तगड़े मौजूद हैं, डेरल मिचल खुद आ गए हैं, तो और क्या कॉम्बिनेशन बनाए ना। इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन मेरा नहीं ख्याल, इनको तो चाहिए फौरी तौर पर नेशनल टीम में ले लें इन प्लेयर्स को। देखें, ये जो आपने 2 नाम लिए ना, रिशाद हुसैन और डेरल मिचल, असल प्रॉब्लम ही यहाँ पैदा हुई है। इन्होंने इन प्लेयर्स को ले तो लिया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इनके परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस दोनों की नहीं आ रही। रिशाद हुसैन जो है वो लास्ट ईयर आए थे पीएसएल में लाहौर की तरफ से, तो थोड़ा बेहतर खेले थे, लेकिन इस साल उनमें हमें वो चीज़ नजर नहीं आ रही है जो वो लाहौर खेल देते थे। इस तरह डेरल मिचल को भी लिया तो उन्हें बहुत उम्मीदों के साथ होगा, लेकिन जाहिर है कि वो भी उस तरह से अपना ऑप्टिमम जो है वो परफॉर्म अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लेयर ले लेना एक अलग बात होती है, लेकिन उससे आउटपुट ले लेना ये एक अलग बात होती है। ये वो फैक्टर है जहां पर ये जो पिंडीज का पूरा एक कोटिंग, अच्छा, ये वो फैक्टर है जहां पर आप कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बाजी ले गए, उनको पता था किसको कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि आसिफ अफरीदी इनके अंडर खेल चुके हैं, डेरल मिचेल इनके अंडर खेल चुके, रिशाद हुसैन इनके अंडर खेल चुके हैं। इसका मतलब शाहीन अफरीदी में कुछ तो है, वो अगले कप्तान बनने जा रहे हैं। चलें, आपने अगर शाहीन अफरीदी को शादाब खान के मुकाबले में लाकर खड़ा करना ही है तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि शादाब खान जो है वो पीएसएल की तारीख के सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए। अब आप इस तरह के स्टैट्स जब सामने लाकर टीवी के ऊपर चलाते हैं ना, तो फिर उससे जो नैरेटिव बिल्ड होता है उसके बाद आपको नजर आएगा कि पीएसएल के बाद हमारे कप्तान जो है शादाब खान हो गए। ये बात हम पिछले 2-3 महीने से करते आ रहे हैं, तो इसकी टेंशन आप लेना छोड़ दें कि शाहीन अफरीदी और शादाब खान और वगैरह वगैरह, यहाँ पर चीजें पहले से प्लान होती हैं और उन प्लान चीजों के रास्ते में कोई भी ऐसा नाम, कोई भी नया लड़का रुकावट बने, और वो अपना जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम जैसा, तो वो एक मैच खेलता है उसके बाद वो आपको नजर नहीं आता। अबरार अहमद आया था, वो भी एक मैच खेल। तो यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम ही ये है, प्रॉब्लम ये है कि 4-5-6 नाम हैं जिनके अराउंड पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट घूम रही है। इन 5-6 नामों को जब तक आप यहाँ से नहीं हटाएंगे, जब तक ये स्क्रीन से नहीं हटेंगे, उस वक्त तक ना पीएसएल बेहतर होगी, उस वक्त तक ना पीसीबी बेहतर होगा, उस वक्त तक ना आपके जो टैलेंटेड लड़के आ रहे हैं। और मैं इस बात को इरफान भाई ने ये बात की है, उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है,
लेकिन मैं ये बात बिल्कुल मतलब 100% नहीं मानता कि पीएसएल से टैलेंट नहीं मिलता या डोमेस्टिक से पाकिस्तान में टैलेंट नहीं आता। टैलेंट का मसला नहीं है यहाँ पे, टैलेंट बेतहाशा और वो हर साल आता है और वो आता रहेगा। लेकिन मसला ये है कि जब आप उस टैलेंट के लिए जगह नहीं छोड़ते ना, तो वो टैलेंट अपना जो जब उसने परफॉर्म करने का उसका टाइम होता है, उस वक्त आप उसे परफॉर्मेंस नहीं लेंगे तो आपको उसका पोटेंशियल नजर में नहीं आएगा। जब उसका वो टाइम हम गुजार देते हैं, फिर हम उसे कहते हैं चलो अब आओ तुम्हें पाकिस्तान की टीम में खिलाते हैं, तो उसने फ्लॉप ही होना है। बिल्कुल ठीक। यहां पर प्लेयर्स को फ्लॉप करने के भी प्रोग्राम पहले से बनाकर रखे हुए हैं। जितने भी नाम आपने लिए हुए हैं, इन सारे लड़कों को आप मतलब खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है। पाकिस्तान की टीम में आते हैं, ये उन कोचेस के हाथों तरबियत हासिल करते हैं जिनको नहीं पता होता कि कोचिंग कैसे करनी है। उनको ये नहीं पता होता कि प्लेयर्स का जो पीक परफॉर्मेंस का टाइम होता है वो उससे कैसे लेना है। मतलब पीक परफॉर्मेंस पार्लियामेंट का लफ्ज शायद थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए, कोचेस के लिए, जिसको हम यहाँ पिछले 2 सालों से बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कोचिंग के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ एक 3 महीने का कोचिंग कोर्स करके आ गए हैं। अब कोचिंग जो है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है, जब तक आप किसी प्लेयर के पूरे रिकॉर्ड से वाकिफ नहीं होंगे ना, जब तक आप किसी प्लेयर की उसकी बॉडी टाइप से वाकिफ नहीं होंगे, वो किस कंडीशन के अंदर कहां पर परफॉर्म करके आ रहा है, उसको उसका ऑप्टिमम के ऊपर किस तरह से लेकर जाना है, जब तक आप ये सारे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोचिंग नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे जब उन कोचेस के हाथ में आते हैं तो इनका जो पहले वाला स्किल सेट होता है ना, वो भी बरकरार नहीं रहता, बजाय इसके कि वो एक्सपोजर लेकर इंप्रूव, क्योंकि उनके एंगल चेंज करा दिए जाते हैं। उनको कहते हैं इस तरह से बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं। इरफान भाई, ये बात तो हो गई एक तरफ, इस पे माजी में भी हम बात कर चुके हैं। ये जो कॉम्बिनेशन की बात करें कि रावलपिंडी इसके बैटर अच्छा परफॉर्म करें, 182 एक अच्छा टारगेट, अपेरेंटली तो बहुत तगड़ा टारगेट लग रहा था, लेकिन मोहम्मद आमिर की मौजूदगी में इस तरह की परफॉर्मेंसेज, कॉम्बिनेशन, आपको भी लगता है कि कॉम्बिनेशन का मसला सिर्फ बॉलिंग डिपार्टमेंट में, या फिर हम यहाँ कप्तानी को ब्लेम देंगे कि उनसे यूटिलाइजेशन नहीं सही से हो रही? क्योंकि यही वो 3 प्लेयर है, आसिफ अफरीदी, डेरिल मिचेल, रिशाद हुसैन, जिन्होंने लाहौर कलंदर की पिछली जो जीते हैं उनमें ये तीनों नाम शामिल थे। देखिए हमजा, ये वन ऑफ फैक्टर है, लेकिन इसमें से अगर आप इसमें आप डिसेक्शन करेंगे ना इसकी, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपने जिक्र किया वो कप्तानी है। देखिए कप्तान आपका तगड़ा होता है, दिलेर होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी टीम पे आता है। जैसे एश टर्नर जो है मुल्तान सुल्तान के, आप ये देखेंगे कि शायद वो उस तरह के बड़े परफॉर्मर नहीं है, लेकिन उसकी जो गेम सेंस है, जो अप्रोच है, वो इंटायरली डिफरेंट है, और वो आपको कहीं ना कहीं मुल्तान को ऊपर लेके जा रही है। और फिर जो कॉम्बिनेशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, लोग जो सुनने वाले हैं जो क्रिकेट नहीं समझते होंगे, कहते होंगे ये कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन यही होता है कि आपका एक प्लेयर भी अगर लेट्स सपोज सिस्टम में से आउट होता है तो आपकी जो कोलैप्स कर जाती है टीम। और लाहौर के अंदर की जो परफॉर्मेंस हो रही थी, वो पहले जो 7 सीजन थे और फिर लास्ट जो 4 सीजन है, 6 सीजन और 4 सीजन का डिफरेंस, वो यही था कि उनका कॉम्बिनेशन डेवलप हो गया। और अभी भी उन्होंने क्या किया कि अपना बेसिक कोर को नहीं छोड़ा। तो नई फ्रेंचाइज के लिए वी अंडरस्टैंड के इट टेक सम टाइम, लेकिन कप्तानी वाला मसला ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कप्तान जो है वो रिजवान, साउशकील, बाबर, ये 120, 25 या 30 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे और बाकियों को कहेंगे जी आप कोई 200, 250 से खेल के दिखाएं और हमें कुछ करके दें, तो ये फिर आप एक मजाक कर रहे हैं ना अपनी टीम के साथ भी और कॉम्बिनेशन के साथ भी। फिर आपका वो फ्लो नहीं है, फिर आपकी वो फॉर्म भी नहीं है जो आप किसी पास्ट में कैरी करते थे। दूसरा ये कि फिर आप जो डिजर्विंग बच्चे हैं जिसपे हम बार बार बात कर रहे हैं, उनको खिलाते नहीं है। कई वो लड़के जो अभी भी आपकी टीम का पार्ट होना चाहिए, वो डगआउट में है क्योंकि आप खेल रहे हैं। चले हम तो कहते हैं आप खेले, लेकिन आप ये क्या दुनिया में आप किसी प्लेयरों को देखते नहीं है? इवॉल्व की है क्रिकेट, सबने इवॉल्व की है। आपने देखेंगे आपसे पुराने प्लेयर थे कोहली, रोहित शर्मा, जोस बटलर, इन्होंने अपनी जब गेम को इवॉल्व किया, बेन स्टोक, वो ऐसा इवॉल्व किया कि जब ये T20 भी खेले और आपने देखा कि वो जब 200 पे खेलना है, 250 पे, तो उस स्ट्राइक रेट के साथ भी खेलते हैं। बट हमारा जो माइंड सेट है वो तो एक ही जगह पे खड़ा हो गया। इवन मुझे थोड़ी सी खुशी ये हुई कि शान मसूद ने, जो टेस्ट का कप्तान है, टेस्ट की हद तक खिलाया जाता है, अगर आप उसकी गेम अप्रोच देखेंगे तो वो आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं आप वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ आया है, वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है। तो यही हम अपने प्लेयर से समझ, हमें इनको बाहर बिठा के या ना खिलाने का हम तो कभी इसके कायल नहीं है। बट अगर आप टीम में है और आप कैप्टन भी है तो आप पे डबल ओनस आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डबल हो जाती है। एक तो आपने खुद भी परफॉर्म करना है, फिर बाकियों से परफॉर्मेंस लेनी है। अगर आप खुद 115-20 से स्ट्राइक रेट के साथ खेल के डगआउट में बैठे हैं तो आपकी तो बॉडी लैंग्वेज पहले ही गिरी होगी, आप किस तरह कहेंगे कि वो परफॉर्म करे? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको माइंड में रखना है। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं ना कि पिंडी के साथ क्या हुआ, देखिए पिंडी के साथ ये हुआ कि आपने जो आपकी रिसर्च फार्म होती है ना, जैसे अहमद भाई ने कामरान गुलाम की बात की, पहले आपके सिस्टम में तैयब ताहिर आए, तो आपने 37 साल का रिकॉर्ड कब ब्रेक किया था? कामरान गुलाम ने 3 साल पहले, वो अपने कैरियर की पूरी पीक पे था।
बैट्समैन हो या बॉलर हो, उसका एक सर्टेन टाइम होता है जिसके अंदर वो पूरी पीक पे होता है। जैसे सुफियान मुकीम अपने पिछले आप 6 मंथ देखें तो अपने कैरियर की पूरी पीक पे था। उसने जिस तरह राइजिंग स्टार एशिया कप जिताया, अहमद दानियाल अपनी कैरियर की पीक पे था, मास सदाकत अभी पीक पे है। तो अभी जैसे पीक के अंदर एक प्लेयर साहबजादा फरहान आ गया ना टीम में, सारे दरवाजे खिड़कियां तोड़ के आया, और आप ये देखें कि उसने 1 साल के अंदर 9 सेंचुरियां बना छोड़ी हैं। ठीक है, दुनिया परेशान है कि जिस इवेंट में खेल रहा है हाईएस्ट रन गेटर बन रहा है। तो क्या ये बाकी जो प्लेयर परफॉर्मर हैं इनका भी हक नहीं था कि ये अपनी पीक पे थे, परफॉर्म कर रहे थे, फॉर्म में थे, आप खिलाते? अलमिया तो ये है कि आप लीग क्रिकेट के अंदर भी इनको वो प्रेफरेंस देते। कभी एक छठे नंबर पे अब्दुल्ला फजल जा रहा है, कभी चौथे पे है, कभी पांचवें पे है। हसन नवाज पहले 1-2 मैचेस में पांचवें पे गया, एक पे छठे पे गया, अब चौथे पे आ रहा है। लेकिन जब वो खेलता है तो आपको लगता है कि शायद वही एक प्लेयर है जो कोयटा के अंदर इम्पैक्ट छोड़ सकता है। तो जब आप इस तरह की डिसऑनेस्टी करते हैं ना सिस्टम के अंदर, और फिर आपको जो रिजल्ट मिलता है उसके अंदर आपकी नीयतों का भी बड़ा रोल होता है कि आप किस नीयत के साथ चल रहे थे। तो ये हम किसी की चले मान भी लेते हैं, किसी के पे शक नहीं करते, लेकिन आपके एक्ट से वो साबित होना चाहिए कि एक बच्चा है, जैसे समीर मनास है, उसकी चले हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोट करते हैं। अब इससे खूबसूरत अगर कोई पूरा पीएसएल में, चाहे कोई फॉरेनर क्रिकेटर है या पाकिस्तानी है, समीर मनास से अच्छा खेला तो मेरे साथ डिबेट कर ले, उससे अच्छा तो कोई भी नहीं खेल रहा। आप उसका हल क्या होना चाहिए? दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी उसे फॉरेन टीम में इंडक्ट करे। एक ये है कि उसको आप शेल्टर में एक लेके आए प्रोसेस, और उसको लगे कि अगर आपने लेट्स सपोज उसको 2027 का वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है, या आपको लगता है कि 2028 की T20 से आपने लेके चलना है, चले हम अपना जो डिसीजन है वो भी इम्पोज नहीं करते, हम बोर्ड पे छोड़ते हैं। तो आपने उसको बनाना है, लेके चलना है। आपको तो बाबर के बाद बैट्समैन ही नहीं मिला, एक अच्छा, मिल गया आपको। वैसे इरफान भाई, आपकी स्कूल ऑफ थॉट से हैं, आप क्या कहते हैं कि समीर को चांस अभी मिल जाना चाहिए? क्योंकि एक तरफ हम ये बात करते हैं कि जब बंदा पीक पे होता है अपने करियर की या अपनी परफॉर्मेंसेस की, तो उसको उस टाइम यूटिलाइज कर लेना चाहिए। तो ये बात समीर के लिए की जा रही थी, ये इससे पहले मास सदाकत के लिए की जा रही थी। तो आप समझते हैं कि समीर को चांस मिल जाना चाहिए? मेरा मानना है कि उससे मिल जाना चाहिए, लेकिन उसका फॉर्मेट जो है ना वो ओडीआई रखना चाहिए अभी, क्योंकि वो पूरा T20 में कर रहा है, फॉर्मेट उसको हमने नहीं करना ओडीआई चाहिए। दे दे और वहां पे अगर उनका डेब्यू करवा दें तो फिर ये तो फिर डिजास्टर नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरी उसकी गुजारिश सुने ना, उसकी रीजन है, मैं अपनी ओपिनियन के एक पीछे एक बेसिस है। उसकी वजह ये है कि आपने जो टारगेट करना है वो आपने 2027 का वर्ल्ड कप करना है। उसको आज से डेवलप, अगर आप समझते हैं, अगर बोर्ड समझता है कि ये हमारे उस 2027 के वर्ल्ड कप के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए उसको 6-8 मंथ साल चलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी वो इमेच्योर है, उसको टाइम चाहिए, फिर आप उसको 2028 के T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करें। लेकिन कितना वो ब्लेस्ड और गिफ्टेड प्लेयर है, मुझे लगता है कि उसको इसमें लेके जाना चाहिए। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल के तौर पे मास सदाकत की बात करूं, तो पाकिस्तान के सर्किट के अंदर आपको T20 का तो प्लेयर ही कोई नजर नहीं आ रहा था। तो मास सदाकत को जैसे उसने राइजिंग स्टार एशिया कप खत्म किया था, टॉप किया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, उसको उसी टाइम पाकिस्तान टीम का पार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपके पास प्लेयर हो तो फिर आप बेशक टाइम ले लें, एक ड्यू प्रोसेस के तहत उसको टीम में लेके आए। अगर आपके पास वो स्लॉट नहीं है और आपकी टीम अच्छा, लेकिन फिर इरफान भी मसला ये होता है कि ओवरऑल परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मास सदाकत की बात की तो बांग्लादेश टूर में उसको मौका मिला, लेकिन उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। आपने गलत फॉर्मेट खिलाया हमदा। एक मैं दो चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा। नंबर वन ये कि मास सदाकत और शामिल हुसैन को आपने, एक पहली चीज ये है कि आपने T20 के बजाय उनको ओडीआई में फेंका। आपको T20 से उनको रखना चाहिए था, उनका बैटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। दूसरी चीज, आप जब भी दुनिया के किसी, अगर आप किसी भी टीम का आप प्लेयर देखें, 99.9% प्लेयर का डेब्यू होता है अपनी होम कंडीशन के अंदर जहां वो खेला होता है। पहले उधर खिला के उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, फिर ग्रेजुअली आप बड़े लेके आते हैं। और फिर बहाने ढूंढते होते हैं कि बांग्लादेश दुनिया की सबसे टफेस्ट सीरीज है, उसमें खिलाया हमने। और लेकिन फिर भी परफॉर्म कर गया वो। बिल्कुल, और बाद में बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि इसने तो यहाँ पे भी परफॉर्म कर दिया, अब इसको बाहर करें तो करें कैसे। ये सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहती है। देखिए समीर मिन्हास जो है ना, उनके जो इरफान भाई ओडीआई की बात करें इसलिए भी रिलेट करती है कि समीर मिन्हास की जो क्लेम टू फेम बनी थी ना, जो इनिंग्स, वो उनकी ओडीआई में ही थी जो इंडिया के खिलाफ होने खेली थी। तो वो फॉर्मेट उनसे रिलेट करता है ओडीआई का। बहरहाल इस पर डिबेट तो बनती है कि वही स्कूल ऑफ थॉट्स दोनों के डिफरेंट है। और अगर इंडिया से इसको रिलेट किया जाए, बार बार इंडिया की बात करते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज उसकी T20 फॉर्मेट में, जिस तरह का वो IPL खेल रहे हैं, तो वहां पर ऐसी डेफिनेटली कोई बात नहीं हो रही कि इसको फौरी तौर पर टीम इंडिया में लाया जाए। नहीं, उनके पास प्लेयर है हमजा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल।
उनके बिल्कुल पास ठीक है। प्लेयर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो चाहें तो प्रोसेस के उनको तहत आएगा। जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं वो चाहे तो उनको किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में एडजस्ट कर दिया जाता है कि एनसीए में ट्रेनिंग करवा के पाकिस्तान टीम में उसको ले आया जाता है, क्योंकि एडजस्ट करना है ना, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इनफॉर्म बैटर को बाहर करके, इनफॉर्म बॉलर को बाहर करके किसी को भी अंदर लाया जा सकता है। वो पाकिस्तान में होता है, अनफॉर्चुनेटली होता है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। बहरहाल इस पर आने वाले शोज में फर्दर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब, आप कीमती वक्त सही साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।